ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य विधि के चैप्टर 10 जो कि धारा 135 से लेकर के 166 तक विस्तृत है, धारा सेक्शन 135 से लेकर के 166 तक विस्तृत है। तो ये चैप्टर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का। विटनेसेस की परीक्षा कैसे की जाएगी इसके संदर्भ में एक प्रक्रिया विहित की गई है, एक साक्ष्य की प्रक्रिया विहित की गई है यहाँ पर आज चैप्टर 10 में। इसके पहले जो चैप्टर 9 है वो बात करता है सेक्शन 118 से लेकर के 134 तक। उसमें बात की गई है कि हु इज कॉम्पिटेंट विटनेस। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है, ये सक्षम साक्षी कौन है, या कि जिसने घटना को होते हुए देखा या जिसकी उपस्थिति में कोई इवेंट हुआ, क्या वो सभी व्यक्ति जिन्होंने देखा वो आकर के न्यायालय में साक्ष्य दे सकते हैं? तो नहीं। वो रेगुलेट किया जाएगा प्रोविजंस को जो सेक्शन 118 से लेकर के 134 में दिए गए हैं कि भाई वो सारे लोग नहीं, जो उन प्रोविजंस के दायरे में आएंगे वही लोग आकर के साक्ष्य दे सकते हैं। और उसमें बेसिकली कुछ प्रिविलेजेस की भी बात आती है सेक्शन 121 से लेकर के 126 तक। वो प्रिविलेजेस ऐसे प्रिविलेजेस हैं जिसमें बात को जानते हुए भी उन्होंने इंसिडेंट को देखा होगा, वो कॉम्पिटेंट है विटनेस, लेकिन फिर भी वो साक्ष्य देने के लिए वैलिड वो साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, साक्ष्य देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा उनको। वहीं पर कि अकॉम्प्लिस के विटनेस का क्या साक्ष्य होगा, क्या उसका साक्षिक मूल्य होता है, वही। और एक महत्वपूर्ण बात और कि जो साक्षी होंगे उनकी एक फैक्ट को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता है, इस बात को भी वहां पर सेक्शन 134 में बताया गया, 134 में। अब ये वाला पार्ट जब एग्जाम में ये तय हो गया ये कौन लोग साक्ष्य दे सकते हैं या कौन लोग विटनेस के रूप में आ सकते हैं न्यायालय के सामने मामले को या तथ्यों को स्पष्टीकरण के लिए। अब अगला जो चैप्टर है चैप्टर 135 से लेकर के 166 वो बात कर रहा है कि उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो उसमें सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 135। सेक्शन 135 बेसिकली बात करता है ऑर्डर की, और ये जो ऑर्डर होगा ये किसके लिए होगा, ये प्रोडक्शन के लिए होगा और दूसरा एग्जामिनेशन के लिए होगा, एग्जामिनेशन के लिए होगा। ठीक है। अब सेक्शन 135 में क्या बताया गया कि किसी विटनेसेस के प्रोडक्शन के लिए या किसी विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए जो प्रक्रिया होगी या जो ऑर्डर है, जो आदेश किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, वो कौन करेगा। तो इसमें बेसिकली बताया गया कि इन दोनों चीजों के लिए जो आदेश किया जाएगा वो सबसे पहले तो प्रोसीजरल लॉ से गवर्न होगा। प्रोसीजरल लॉ मतलब सीआरपीसी या सीपीसी से। अगर वो सिविल मामला है तो सीपीसी और अगर वो क्रिमिनल मामला है तो सीआरपीसी। वहीं पर दूसरा जो पार्ट है इसका वो कह रहा है कि अगर प्रोसीजरल लॉ उस विषय पे साइलेंट है, उसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, तो वहां पर क्या काम करेगा, वहां पर डिस्क्रिशन काम करेगा। किसका? न्यायालय का। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का विवेक काम करेगा और वो अपने विवेक से जिसको चाहे उसको क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है अपीयर होने के लिए और उसका एग्जामिनेशन कर। अब वहीं पर जब हम सेक्शन 136 की बात करेंगे तो ये तय हो गया कि भाई किसको बुलाना है, और वो व्यक्ति आ भी गया। पार्टीज की कहने पर पार्टीज ने एप्लीकेशन दी और पार्टीज की एप्लीकेशन में जज ने ऑर्डर दे दिया उसके अपीयर होने के लिए और उसके एग्जामिनेशन के लिए। अब वो अपीयर हो गया तो जज को 136 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके संदर्भ में बात करें तो सेक्शन 136 ये बात कह रही है कि जज को क्या है, डिस्क्रिशन है। अब ये दूसरा डिस्क्रिशन आ गया, दूसरा टर्म आ गया डिस्क्रिशन का। जज को डिस्क्रिशन है इस बात का कि वह पूछ सकता है उस पार्टी से जिसने उसको बुलाया है या उस विटनेस से कि भाई अगर आपकी बात को मैं सुन लूं, आपकी बात को एग्जामिन कर लूं, तो ये कैसे इस केस में हमारी सहायता कर सकता है। यानी आपको अगर मैं अलाउ कर दूं तो अगर उससे किसी भी प्रकार से इस केस में सहायता ना मिले तो अलाउ करने की कोई आवश्यकता है नहीं, यानी उसमें टाइम वेस्ट होगा न्यायालय का और कोई किसी प्रकार की कंक्लूजन में सहायता नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये जो डिस्कशन है न्यायालय का ये इस संदर्भ में है कि न्यायालय ये देख सकता है
कि जो व्यक्ति आया है उसके सामने क्या वह उसको अलाउ करना चाहिए, क्या वो रिलेवेंट विटनेस की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, या उससे क्या कोई मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। और ऐसा इसके संदर्भ में वो अपने डिस्कशन का प्रयोग कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ उससे कुछ सहायता मिलेगी तो वो अलाउ कर देगा, और अगर नहीं मिलती है तो उसको क्या कर देगा, डिसअलाउ कर देगा, अनुमति नहीं देगा अपीयर होने के बाद भी। ठीक है, तो ऐसा धारा 136 बेसिकली कहती है। इसके अगर हम बात करें धारा 136 की, सेक्शन 136 की, 136 में बेसिकली जो 3 पैराग्राफ है, ठीक है, 136 में 3 पैराग्राफ हैं, और इन तीनों पैराग्राफ में जो बात लिखी गई है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला पैरा जो बात कर रहा है कि जज में आस्क द पार्टी प्रोपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिजिड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रिलेवेंट। अगर ये जो जिसको आपने बुलाया है वो आया है और उससे उस पार्टी से पूछेगा कि अगर इसको साबित भी हो जाता तो ये कैसे इस मामले में सहायता करेगा। पहली चीज तो ये 136 में। दूसरा, इफ द प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट सच लास्ट मेंशन्ड फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर। तो अब न्यायालय को यह भी डिस्क्रिशन है कि अगर मान लो 2 फैक्ट हैं और एक फैक्ट को साबित किए बिना दूसरे फैक्ट को साबित करने की कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति ने चोरी की संपत्ति प्राप्त की है, तो पहली चीज तो यह साबित हो वो चोरी की संपत्ति है, और दूसरी चीज ये साबित हो कि वो उसने प्राप्त की है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 इंडियन पिनल कोड। तो अब उस स्थिति में न्यायालय को ये डिस्क्रिशन है, उस दोनों तथ्यों में से वो किसी को भी पहले साबित करने के लिए कह सकता है। पहले वो ये साबित करने के लिए कह सकता है कि पहले ये बताओ उसकी कस्टडी में ये पोजीशन में मिली है संपत्ति, और बाद में वो आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकता है कि भाई आइडेंटिफाई करो ये चोरी वाली है या दूसरी है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन पहले साबित किया जाएगा और कौन बाद में साबित किया जाएगा, उसका डिस्क्रिशन भी न्यायालय को धारा 136 के तहत है, धारा 136 के तहत है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरा जो पैरा कहता है, इफ द रिलेवेंसी ऑफ वन एलिजिड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलिजिड फैक्ट, तो क्या होगा, अगर डिपेंड कर रही है एक दूसरे पर निर्भर है, तो वो क्या कह सकता है कि भाई पहले उस फैक्ट को साबित करो जो पहले घटित हुआ। ठीक है, अगर पता चला किसी को डाइंग डिक्लेरेशन साबित करनी है, और तो उसको क्या साबित करना पड़ेगा, भाई डेथ साबित करनी पड़ेगी, और डेथ अगर नहीं साबित करेगा, डाइंग डिक्लेरेशन पहले साबित करेगा, पता चला डेथ उसकी हुई ही नहीं, तो मृत्युकालिक कथन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो न्यायालय को ये डिस्कशन है, इसके संदर्भ में भी कह ले कि वो पहले बताएगा, कहेगा कि भाई अगर म्यूचुअली डिपेंडेंट है तो उस स्थिति में आप करोगे क्या, क्या कहा गया, आइदर परमिट एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन फॉर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। तो या तो वो पहले फैक्ट के लिए कह सकता है, दूसरे फैक्ट के लिए कह सकता है, ये भी उसका एक डिस्क्रिशन है। जनरली वो क्या कहता है कि जो मेन फैक्ट होता है उसके लिए कहता है डिपेंडेंट, जो मेन फैक्ट होता है जिसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंट होता है, तो पहले वाले इंडिपेंडेंट फैक्ट कहता है, बाद में डिपेंडेंट फैक्ट को अपने आप साबित हो जाता है। तो ये यहाँ पर धारा 136 में डिस्क्रिशन की बात की गई, न्यायालय का डिस्क्रिशन है, और 3 प्रकार का डिस्क्रिशन है। पहला, पूछ सकता है कि भाई अगर आपकी बात साबित हो जाएगी तो ये कैसे इस मामले में सहायता करेगी। ठीक है, इसके आधार पर वो अलाउ है डिसअलाउ कर सकता है। दूसरा डिस्कशन उसका कैसा डिस्कशन कि भाई 2 फैक्ट हैं तो उसमें से कौन पहले साबित किया जाना है, कौन सा फैक्ट पहले साबित किया जाना है, ये भी वो उसका भी डिस्कशन है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या कि जो डिपेंडेंट फैक्ट है, 2 फैक्ट हैं या 2 से अधिक फैक्ट हैं और वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसमें से कौन पहले साबित किया जाएगा, इसका डिस्कशन भी न्यायालय को है धारा 136 के तहत। तो सेक्शन 136 बात करती है डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के विवेकाधिकार की। और वो विवेकाधिकार क्या है कि एग्जामिनेशन होने के लिए किसका एग्जामिनेशन किया जाए, किसका एग्जामिनेशन ना किया जाए, या यूं कह लें कि भाई कौन से फैक्ट को पहले साबित किया जाए और कौन से फैक्ट को बाद में साबित किया जाए। तो 135 में ऑर्डर हो गया और 136 में डिस्कशन से न्यायालय ने तय कर लिया करना क्या है। तो जब जैसे ही एक सेक्शन 137 आएगी तो उसका एग्जामिनेशन होगा कैसे,
उसके एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी 137 में बता दी गई। 137 में बताएगी कि भाई 3 प्रकार की स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ सकता है, उस विटनेस को 3 प्रकार के स्टेप्स से गुजरना पड़ सकता है। वो 3 प्रकार के स्टेप्स कौन से हैं उधर देख लेते हैं। सेक्शन 137 कह रही है भाई 3 प्रकार के जो स्टेप्स हैं उससे उसको गुजरना पड़ सकता है। और 3 प्रकार के स्टेप्स में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा एग्जामिनेशन इन चीफ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब जिस पक्षकार ने उस विटनेस को प्रपोज किया है बुलाने के लिए, कोई रिक्वायर किया था कोर्ट के सामने, वह उसको एग्जामिन करेगा। और वह एग्जामिन करेगा यानी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वह उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। और वो जनरली जो क्वेश्चंस पूछेगा वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, रिलेवेंट ही पूछेगा। जनरली जो ये एक बाध्यता होती है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो केवल और केवल रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर जो अपोजिट पार्टी है जिसने बुलाया है उसके विरोध में जो अपोजिट पार्टी है वो उसको क्या करेगी, उसको क्रॉस करेगी। क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, एडवर्स पार्टी करती है। और जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन को यहां पर समझेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस को भी हम यहां पे यहीं पर समझ लेंगे, ठीक है। तो और तीसरा जो होता है वो होता है री एग्जामिनेशन। तीसरा क्या होता है, री एग्जामिनेशन। अब ये री एग्जामिनेशन कौन करेगा, ये वही करेगा जिसने बुलाया है, ठीक। जो एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन के आधार पर ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। जो एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर, एग्जामिनेशन चीफ के आधार पर ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यानी उसी तथ्यों से संबंधित क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा एडवर्स पार्टी। और फिर एडवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन को कंक्लूड करने के लिए उसमें री एग्जामिनेशन में कुछ एग्जामिनेशन का चांस दिया जाएगा। और री एग्जामिनेशन में अगर कोई नई बात निकल के आ जाती है तो फिर क्रॉस का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है उस स्थिति में। तो जनरली एक क्रम बता दिया गया धारा 137 में 137 में, पहले एग्जामिनेशन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, एडवर्स पार्टी करेगी, जिसने बुलाया है उसकी एडवर्स पार्टी करेगी। और फिर एग्जामिनेशन का ये क्रम हो गया। और यहां से प्री एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यहां पर ये जो बात की गई है ये कहां पर बताई गई है। अब अगली महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 138 बात कर रही है क्या, कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। सेक्शन 138 क्या बात कर रही है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेड इन चीफ। वही बात जो हमने बता दी 137 और 138 को एक साथ पढ़ लेना, ठीक है। क्या कहा गया, विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेड इन चीफ देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स। यदि वो ऐसा ही इच्छा करती है तो उसको क्रॉस करने का ऑप्शन दिया जाएगा, क्रॉस करने का मौका, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स, और फिर उसको लगता है जिसने बुलाया है कि उसको पूछना चाहिए, कुछ पूछने के लिए छूट गया था, तो वो एग्जामिनेशन का मौका उसको दिया जाएगा। द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलेवेंट फैक्ट। जो इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनेशन और जो क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ है वो क्या होना चाहिए, वो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। अब लेकिन इसका अपवाद भी है, इसका अपवाद भी है और यही दिया गया इसी चैप्टर में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कहां पे इसका अपवाद दिया गया है। तो रिलेवेंट फैक्ट, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू व्हिच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ। इंपॉर्टेंट बात कि क्रॉस जो एग्जामिनेशन चीफ होगा वो तो केवल और केवल रिलेवेंट फैक्ट पे होगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन ये जरूरी नहीं है कि वो उसी फैक्ट पे कंसाइज हो जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे गए हैं, ठीक है। वो कुछ इतर भी पूछ सकता है। अब इतर पूछ सकता है मतलब क्या, कि वो वेरासिटी भी चेक कर सकता है, उसकी जो उसका जो सत्यता है, सत्यनिष्ठता है, उसको भी परख सकता है कि भाई ये कितना सही बोल रहा है। और इसके संदर्भ में प्रोविजन कहां पे दिए गए हैं, सेक्शन 145 और 146, दोनों यहीं पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 139। इन 3 सेक्शंस को क्रॉस एग्जामिनेशन के संदर्भ में हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस को हमको पढ़ना है। कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन 139, सेक्शन 145 और 146। इन क्रॉस एग्जामिनेशन के समय हमको इनको पढ़ना है,
ठीक, तो 137 में ये बता दिया गया कि भाई क्रम ये होगा, और 138 में बता दिया गया ऑर्डर क्या होगा, एग्जामिनेशन चीफ होगा पहले, फिर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फिर एग्जामिनेशन होगा। और एग्जामिनेशन इन चीफ होगा वो केवल रिलेवेंट फैक्ट पर होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन जनरली तो रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा गया उसी पर वो आधारित हो, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। और फिर अगर एग्जामिनेशन के लिए लगता है तो वहां पर एग्जामिनेशन का मौका भी दिया जाएगा। अब सेक्शन 139 जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 139 कह क्या रही है? सेक्शन 139 को जो हम देखेंगे तो कह रही है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉलेड टू प्रोड्यूस ऑफ डॉक्यूमेंट। ये एक रूल है और प्री एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है तो वह पर्सन जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है वो क्या है, वो विटनेस नहीं है। और विटनेस नहीं है तो ना तो उसका एग्जामिनेशन चीफ हो सकता है और ना ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, और बेसिकली हमने क्या बताया, क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ तो मान लो ठीक है जिसने बुलाया वो पूछना चाहता पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, एडवर्स पार्टी पूछेगी और एडवर्स पार्टी का ऑब्जेक्ट क्या होगा कि इसको किसी ना किसी प्रकार से तोड़ा जाए, इस विटनेस को तोड़ा जाए, कुछ ऐसा निकलाया जाए जिससे हमारे फेवर में बात आ जाए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका बार कर रही है सेक्शन 139। क्रॉस एग्जामिनेशन में वेरासिटी उसकी सत्यता भी चेक की जा सकती है और सत्यता चेक करने के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उस स्थिति में वो क्या हो सकता है, वो प्रोड्यूस करने के लिए किया गया था, वो विटनेस तो है नहीं, और जब विटनेस नहीं है तो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा। 139 बात कर रही है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 139। क्या कह रही है कि जो व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आया है, कोई पर्सन है जो किस लिए आया है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आया है, कोर्ट के सामने अपीयर हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए अपीयर हुआ है, तो उस स्थिति में उसको क्या किया जाएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। ये वाली बात सेक्शन 139 में कही गई। ठीक है, क्या कहा गया, बेयर लैंग्वेज अगर हम देखें तो क्या कहा गया कि अ पर्सन सबमिटेड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस, वो साक्षी नहीं हो जाता बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा है तो वो साक्षी नहीं हो जाता, and cannot be cross examined unless and until he is called as a witness। तो जब तक उसको साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जाएगा तब तक उसको एडवर्स पार्टी अगर ये क्लेम है कि मुझे इसको क्रॉस करना है, वो क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्रॉस करने में बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है और जब वो विटनेस है नहीं तो उसकी लायबिलिटी विटनेस के रूप में होगी नहीं कि वो सारे क्वेश्चंस का जवाब दे। ठीक है, तो 139 में डिनाई कर दिया गया कि किसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया। अब इंपॉर्टेंट बात 145 और 146 जिसको भी हमको क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ ही पढ़ना है। तो जब सेक्शन 145 को देखोगे, 145 क्या कह रही है भाई, सेक्शन 145 कह रही है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, इंपॉर्टेंट बात। और सेक्शन 146 कह रही है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन में विधिपूर्ण प्रश्न पूछने की बात क्यों कह दी गई, क्योंकि भाई जिसने बुलाया है वो तो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और जो एडवर्स पार्टी है वो उसको तोड़ना चाहेगी, अपने फेवर में लाना चाहेगी, कोई ऐसा स्टेटमेंट निकालना चाहे तो उसके उल्टा सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है। तो उसमें कहा कि भाई एक दायरा सेट कर दिया गया 146 के तहत, पूछा भी जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन में तो विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। और 145 क्या कह रही है कि अगर प्रीवियसली उसने कोई स्टेटमेंट किया है, वो भी रिटन में, किसने, जो विटनेस आया है जिसका एग्जामिनेशन होना है, तो प्रीवियस वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि भाई धारा 164 का जो बयान था, अब धारा 164 के बयान में कुछ कहा था और बाद में जब उसको प्रस्तुत करने आया तो अब वो कुछ बोल रहा है, तो वो जो एडवर्स पार्टी है वो पूछ सकती है कि भाई वहां पे तो उसने जो स्टेटमेंट लिखवाया है आपने 164 का या 161 का भी जो लिखवाया है उसमें तो आपने ये बात कही और आप यहाँ ये बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के कंट्राडिक्टरी प्रीवियस उससे जो है कंट्राडिक्ट करके पूछे जा सकते हैं 145 में। तो सबसे पहले 145 को समझते हैं 145 में है। तो 145 क्या कह रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, आई विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिनेड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट। अब प्रीवियस स्टेटमेंट
उसके द्वारा, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे वो क्रिमिनल मामला हो, इस दौरान अगर उसके द्वारा कोई भी बात पहले कही गई और उसी केस से संबंधित है तो उस स्थिति में उसको प्रीवियस स्टेटमेंट के संदर्भ की बात की वो प्रीवियस स्टेटमेंट हो। मेड बाय हिम इन राइटिंग और रेड्यूस्ड इनटू द राइटिंग, अब दोनों बातें आ गई, या तो उसने स्वयं लिख करके दिया हो और या तो उसने बोला हो और किसी ने लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एफआईआर लिखवा रहा है तो एफआईआर बोला और बाद में उसको लिख लिया गया तो रेड्यूस्ड इन राइटिंग। 164 के बयान उसने बोले और उसको लिख लिया गया, वो रेड्यूस्ड इन राइटिंग। तो दोनों प्रकार की बातें आ गई यहां पर 145 में, कि चाहे उसने लिख के दिया हो, प्रीवियसली दिया हो, और चाहे उसको रेड्यूस्ड इन राइटिंग हो, मतलब उसको लिखा गया हो उसके स्टेटमेंट को। ठीक, एंड रिलेवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन। अगली महत्वपूर्ण बात कि भाई वो जो स्टेटमेंट प्रीवियस वाला स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इसी मामले से संबंधित होना चाहिए, तभी यहां पर धारा 145 एप्लीकेबल होगी। ठीक, अगली बात कहा गया कि विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, और तीसरी कंडीशन इसकी क्या सेक्शन 145 की, विदाउट राइटिंग टू शोन टू हिम, उसको दिखाया नहीं जाएगा उसके दिखाए बिना। प्रीवियसली जो राइट स्टेटमेंट उसका था जो रिड्यूस किया गया है रिटन फॉर्मेट में, या उसने कुछ दिया है, उसको दिखाया नहीं जाएगा, दिखाने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात फिर क्या किया जाएगा, विदाउट और बीइंग प्रूव्ड, प्रूव करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इफ इट इज इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, हिज अटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बी कॉल्ड टू दोज पार्ट्स ऑफ इट व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्टिंग। तो जनरली बात यही की गई है कि जो उसने बात कही है उसको वहां पर क्या किया जा सकता है, कंट्राडिक्ट करने से संबंधित क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए सेक्शन 145 के तहत। पहली, प्रीवियस स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा रिटन में होना चाहिए, रेड्यूस्ड इन राइटिंग होना चाहिए, और तीसरी बात कि क्या होना चाहिए, विदाउट शोइंग हिम या और प्रूविंग हिम, बिना प्रूव किए उस पहले वाले स्टेटमेंट को या पहले वाले स्टेटमेंट को बिना दिखाए उसके स्टेटमेंट को उस बेसिस पर कंट्राडिक्ट किया जा सकता है कि भाई वहां पर तो आपने ये कहा था और आप यहां पर ये कह रहे हैं, तो हम कौन सी बात को सही मान लें। ऐसा करके क्रॉस एग्जामिनेशन वहां पर किया जा सकता है 145। अब ये जो सेक्शन 145 होगी, अब सेक्शन 146 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज कि वो प्रीवियसली स्टेटमेंट हो, दूसरा वो क्या किया गया हो, राइटिंग में हो या रेड्यूस्ड इन राइटिंग में हो, लिखित में हो या उसको लिखित में किया गया हो, और तीसरा वो उस मामले से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, वो भी बात आएगी। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे ऐसे करके, तो ठीक है 4 पॉइंट बना लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और चौथा कि भाई उसको बिना दिखाए हुए या उसको बिना प्रूव किए हुए, इस प्रकार की बात हो सकती है। अब सेक्शन 146 में जब हम आएंगे तो सेक्शन 146 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या, जबकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उसमें विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। ये विधिपूर्ण प्रश्न होते क्या है, लॉफुल क्वेश्चंस होते क्या है। अब इन लॉफुल क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे 146 में, ये लॉफुल क्वेश्चंस होते क्या है। इन लॉफुल क्वेश्चंस में 3 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। इन लॉफुल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, लॉफुल क्वेश्चंस का मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन। पहली चीज, पहला क्वेश्चन क्या, टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, हिज वेरासिटी। ठीक है, उसकी वेरासिटी को चेक करना है। और दूसरा क्या, टू डिस्कवर हु इज, उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करनी है। आइडेंटिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइडेंटिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइडेंटिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या किया जा सकता है, टू सेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसके क्रेडिट को, उसकी साख को क्या किया जा सकता है, चोट पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, सेक हिज क्रेडिट, उसकी साख जो है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसको चोट पहुंचाने से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन विधिपूर्ण क्वेश्चन है। पहली चीज क्या कह रहा है, वेरासिटी चेक करने के। भाई आप तो बहुत झूठे आदमी हैं, आप कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, वहां पे आपने ये बोला, यहां पे आपने ये नहीं बोला, तो ये क्या है,
वेरासिटी चेक किया जा रहा है, ठीक है। या बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके पूछना कि भाई आप हैं क्या, आपका काम क्या है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो वो भी लीडिंग क्वेश्चन है, लॉफुल क्वेश्चन है, ठीक है। का आपकी बात पे तो विश्वास करने लायक ही नहीं है, आप स्वयं उससे मिले हुए हैं, अपराधी से मिले हुए हैं, आपसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, या आपकी बात पर विश्वास करने लायक नहीं है। तो ये क्या है, साख पे उसकी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। तो क्यों ऐसा परमिशन दी गई कि ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को लॉफुल क्यों माना गया, क्रॉस में ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जा सकते हैं, ऐसा पूछने के लिए क्यों अलाउ किया गया? इसलिए अलाउ किया गया क्योंकि कभी कभी होता है असलियत निकालने के लिए कुछ क्या होता है, विष, अमृत निकालने के लिए विष भी पीना पड़ता है या पिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर विष पिलाने से अमृत निकल सकता है तो उस स्थिति में अमृत निकालने का प्रयास विष के द्वारा किया जाता है, धारा 156, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और है क्या, कि एक केस हुआ था सोमनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1971, 146 से संबंधित है। सोमनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1971, 1971 का केस था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहा गया इस केस में, कहा गया कि where a witness is contradicted by his previous statement in the manner laid down in section 145, then that part of the statement which has been put to the witness will be considered along with the evidence to access to work of the witness in determining his veracity। तो वो जो क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया कि पहले आपने ये स्टेटमेंट दिया था और बाद में आप ये कह रहे हैं, तो ये वेरासिटी से संबंधित क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन 146 के तहत 145 में पूछे जा सकते हैं। 145 में जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके तहत पूछा जाएगा, इस वाले पार्ट से, उसकी वेरासिटी चेक करने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट कहा जा सकता है। ये बात सोमनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई टू टेस्ट द वेरासिटी वाला जो पार्ट है, इसी के तहत ही धारा 145 में क्या किया जाता है, धारा 145 में पूछा जाता है, ठीक है। कि आपने प्रीवियसली ये कहा था और अब ये कह रहे हैं, आप दो कंट्राडिक्टरी बातें आप कह रहे हैं, दो विरोधाभासी चीजें आप कह रहे हैं। तो ये वाली बात इस वाले केस में कहा गया। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक और इंपॉर्टेंट केस था चार्ली वर्सेस स्टेट, AIR 1959, चार्ली वर्सेस स्टेट, चार्ली वर्सेस स्टेट, AIR 1959, 1959 का केस है। इस वाले केस में क्या कहा गया, इसमें बेसिकली कहा गया कि इस जो उद्देश्य है इस सेक्शन का, सेक्शन 146 का, इस सेक्शन 146 का बेसिक उद्देश्य है कि जो भी सच्चाई है वो बाहर आ जाए। अब वो हो सकता है कि भाई गलत तरीके से आए, मतलब किसी को कड़वा कहकर बोला जाए तब वो सही बोले, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठे बोलने से भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, इसलिए कड़वा बोलने के लिए यहां पर अलाउ किया गया। वेरासिटी से संबंधित या उसकी क्रेडिट पर क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, कुछ प्रश्न उठाए जा सकते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे हैं, आप तो ये करते हैं, तो आपकी बात पर कैसे भरोसा कर लिया जाए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सच निकालना है, तथ्य निकालना है, ये वाली बात चार्ली वर्सेस स्टेट के मामले में कही गई। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट यही है। तो जब भी हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करेंगे 137 में ये बताया गया, 138 में क्रम बता दिया गया, ऑर्डर क्या होगा। तो जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑर्डर कहां पे बताया गया है, क्रम कहां पे बताया गया, प्री के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन होगा, ये बात कहां पे 137 में की गई, किस क्रम से होगा, पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, ये बात कहां पे बताई गई, 138 में बताई गई। 139 क्या कह रही है, 139 कह रही है कि जिसको प्रोडक्शन के लिए किसी डॉक्यूमेंट को वो कोई व्यक्ति आया है, उसका क्रॉस नहीं हो सकता, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया जा सकता। और 145 क्या कह रहा है कि प्रीवियस स्टेट से कंट्राडिक्ट किया जा सकता है क्रॉस में, ठीक है, प्रीवियस कोई स्टेटमेंट किया है, उससे आप जो स्टेटमेंट करा उसे कंट्राडिक्ट करके कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। और ऐसा कंट्राडिक्ट क्यों किया जा सकता है, क्योंकि 146 ऐसा परमिशन दे रही है कि लॉफुल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब लॉफुल क्वेश्चन पूछने का मतलब
कि भाई हो सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ में ना पूछा गया हो आप कौन हो, आप क्या करते हो, ठीक है। तो इसीलिए जब 138 हमने पढ़ा तो 138 में क्या बताया गया, ये भी बताया गया कि कोई एग्जामिनेशन चीफ के लिए तो रिलेवेंट फैक्ट जरूरी है, रिलेवेंट क्वेश्चन से पूछे जाने चाहिए, लेकिन क्रॉस में कोई जरूरी नहीं है कि वो रिलेवेंट ही होने चाहिए, क्योंकि वो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये हो सकता है उस पक्षकार के लिए जिसने बुलाया उसके लिए रिलेवेंट ना हो, लेकिन जो बुलाया जिसने नहीं बुलाया उसके लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, ठीक है, या एडिशनल हो सकते हैं जिससे जो बात निकल के आएगी वो उस मैटर में लागू करेगी। अब अगला जो है वो समझते हैं सेक्शन 140 क्या कह रहा है। धारा 140 जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 140 क्या कह रही है, सेक्शन 140 कह रहे हैं कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी मतलब क्या कि विटनेस टू करेक्टर, विटनेस टू करेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिनेड एंड री एग्जामिनेड। एक और बात इंपॉर्टेंट आ गई, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों का क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है और क्या हो सकता है, री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो इसके साथ इसके नीचे ऐड करना है इस धारा को, कौन सी धारा को, 140 को, क्योंकि इसका जो बात है, ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि 146 में हमने क्या कहा, वेरासिटी चेक करने वाले कैरेक्टर, कभी कोई किसी के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा है तो उस स्थिति में क्या उसका क्रॉस तो किया जाना चाहिए, उसका तो क्रॉस किया जाना चाहिए। और कैरेक्टर से रिलेटेड जो है साक्ष्य कब दिए जा सकते कब नहीं दिए जा सकते, ये वाली बात कहां पे की गई है, सेक्शन 51 से लेकर के सेक्शन 52 से लेकर के सॉरी सेक्शन 52 से लेकर 55 तक। कब दिया जा सकता है, सिविल मामलों में नहीं दिया जा सकता, क्रिमिनल मामलों में भी बुरे आचरण का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जब कोई अपने आप को अच्छा कहता है तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए बुरे आचरण का साक्ष्य दिया जा सकता है, जब कोई क्लेम करता है कि हम अच्छे हैं, ठीक है। और जनरली जब डैमेजेस को तय करना है तो उसमें नुकसानी की रकम तय करने के लिए सिविल मामलों में भी कैरेक्टर का साक्ष्य की बात आती है। तो जो कैरेक्टर के साक्ष्य की जो बात वहां पे आ रही है सेक्शन 52 से लेकर 55 तक में, वही बात यहां पर सेक्शन 140 में कहा है कि जो साक्ष्य वो देने आएंगे उनका क्या किया जा सकता है, उनका क्रॉस और री एग्जामिनेशन हो सकता है, मतलब दोनों पक्षकारों को मौका मिल रहा है, जो बुला रहा है और जो, लेकिन पहले किसको मिलेगा मौका, कैरेक्टर का साक्ष्य जो एडवर्स पार्टी है उसको मिलेगा मौका, पहले क्रॉस होगा उसका, ठीक है, कि भाई वो सर देने आया कि भाई उसने बताया कि ये चीजें। अब यहां पर ये नहीं लिखा गया एग्जामिनेशन चीफ होगा, क्या कहा गया, क्रॉस एग्जामिन भी हो सकता है, री एग्जामिन भी हो सकता है, तो क्या एग्जामिनेशन चीफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 138 में ये बताया गया कि ऑर्डर क्या होगा, वो भी हो सकता है, एग्जामिनेशन चीफ भी हो सकता है, तो क्रॉस भी हो सकता है और री भी हो सकता है, उसको मना नहीं किया गया 140 में, और स्पष्ट कर दिया गया कि हाँ ये भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, ठीक। तो ये बेसिकली रिलेटेड है कैरेक्टर का एविडेंस देने से संबंधित सेक्शन 140, ठीक। अब अगली महत्वपूर्ण बात क्या आती है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है लीडिंग क्वेश्चंस। कब पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं, और इसकी जो बात की गई वो कहां पे की गई, सेक्शन 141, 142 और 143, ठीक। कौन कौन से सेक्शंस में बात की गई, 141, 142, 143। तो यहां से प्री का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सूचक प्रश्न होते क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस होते क्या है। लीडिंग मतलब जो लीड करें किसको, आंसर को, ऐसे प्रश्न जो उत्तर को लीड करें, उत्तर का नेतृत्व करें, यानी वो उत्तर की ओर संकेत करें, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं जो लीड करें, फॉर एग्जांपल के लिए लीडिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, लीडिंग क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब यही कहा गया कि क्या आप बंबई में रहते हैं, तो लीड कर दिया गया कि भाई आप बंबई में, स्थान को जिक्र कर दिया गया, हाँ या ना, ठीक है। क्या आप पेशे से डॉक्टर हैं, ठीक है। तो वह क्वेश्चन जो
उत्तर की ओर संकेत करते हैं, लीड करते हैं आंसर को, वो क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जा सकता है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस कब पूछे जाएंगे? सेक्शन 141 पढ़ा जाएगा, ठीक है। 141 से ही पता लगेगा कि भाई आगे बात है क्या, पहले लीडिंग क्वेश्चन समझा जाए फिर वो कब पूछे जाएंगे। क्या कहा गया? सूचक प्रश्न क्या होता है? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेष और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन। जो पूछने वाला उत्तर प्राप्त करना चाहता है, उस उत्तर के संदर्भ में अगर वो किसी भी प्रकार का सजेशन दे रहा है, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी से कुछ पूछ रहा है और उसने पहले से तय कर लिया कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ये ऐसा जवाब देना चाहिए इसको, तो उसके संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछेगा जिसमें वो हिंट देगा कि भाई आप ये बताइए, हिंट के माध्यम से ये बताइए, वो क्वेश्चंस क्या होंगे? वो लीडिंग क्वेश्चंस होंगे। यस सर, वो लीडिंग क्वेश्चंस होंगे। तो 141 डिफाइन कर रही है लीडिंग क्वेश्चन होंगे क्या? सेक्शन 141 डिफाइन कर रही है, 141 डिफाइन कर रही है लीडिंग क्वेश्चंस को, सूचक प्रश्नों। तो लीडिंग क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होंगे? जिसे पूछने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जिससे वह पूछ रहा है उससे यह आशा कर रहा है कि वो बताएगा जो वो जानना चाहता है, और इसके संदर्भ में वो क्या करेगा? वो उसको संकेत करेगा कि भाई आप ये बताइए, क्या आप बंबई में नहीं रहते हैं? ठीक है, क्या आप बंबई में या बॉम्बे में या कलकत्ता में या दिल्ली में नहीं रहते हैं? तो कहा हाँ भाई रहते हैं, ठीक है, या नहीं रहते हैं। तो जब नाम का अब ऐसे पूछा जा सकता है आप कहां रहते हैं, ये क्या हो गया? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, कुछ भी बता सकता है। अब दूसरा क्या पूछा गया कि क्या आप वहां पे रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये क्या हो गया? क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो हाँ या तो ना। भाई रहते हो तो ठीक है, नहीं रहते हो तो ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उसके पास बोलने के लिए क्या है? बहुत थोड़ा सा स्कोप बचा, उतनी बात बोल सकता है, हाँ बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। और पहले वाले में कि आप कहां रहते हो, कुछ भी बोल सकता है, मैं पहले तो वहां रहता था लेकिन अब 5 साल से यहां रहने लगा हूं, कितनी भी बड़ी बात कह सकता है। या 2 साल पहले वहां रहता था, फिर 2 साल वहां रहा, फिर 2 साल वहां रहा, अब यहां रह रहा हूं। उसमें क्या ओपन एंडेड है, कुछ भी बोल सकता है, बहुत कुछ है उसके पास इसको। और पहले वाले में क्या है? क्लोज एंडेड है। तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं बेसिकली वही लीडिंग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, वही सूचक प्रश्न की कैटेगरी में आते हैं। तो डेफिनेशन क्या बताया गया कि एनी क्वेश्चंस व्हिच सजेस्ट्स इट्स आंसर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस जो क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं क्या? आंसर्स को। वो कैसे प्रश्न होते हैं? वो होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, सजेस्ट करते हैं, ठीक है, जो संकेत करते हैं, सुझाव देते हैं अपने उत्तर का, साथ में वो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस जो है वो कब पूछे जाएंगे, इसको भी समझना। अगली महत्वपूर्ण लीडिंग क्वेश्चन हो गया। अब अगली क्वेश्चन, when they may not be asked और when they will asked। तो अब जब ये बात आएगी कब वो पूछे जा सकते हैं और कब में नहीं पूछना चाहिए, जब ये 2 बातें आएंगी तो इसके लिए 2 सेक्शन इसके साथ आ जाएंगे कि भाई कब इनको पूछा जाएगा तो कब नहीं पूछा जाएगा। नहीं वाली बात पहले आएगी। नहीं वाली बात क्यों पहले आ रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। हम पहले हमारे सामने कोई बात आता है तो हम सबसे पहले नेगेटिव ही करते हैं। तो एविडेंस एक्ट भी नेगेटिव कर रहा है। सेक्शन 142 कह रही है कि इनको कब पूछा नहीं जाना चाहिए। वहीं पर धारा जो 143 है, सेक्शन 143 है, वो कह रही है इनको कब पूछा जाना चाहिए, ठीक है, कब उनको पूछा जाना चाहिए, ये वाली बात कही जा रही है धारा 143। तो धारा 142 जो पढ़ोगे, सेक्शन 142 पढ़ोगे तो वो सेक्शन 142 क्या कह रही है? कह रही है कि भाई लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड to by the adverse party be asked in the examination in chief or in a re-examination except with the permission of the court। कि री-एग्जामिनेशन में इनको नहीं पूछा जाना चाहिए। और क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि जो एडवर्स पार्टी है वो ऑब्जेक्ट कर रही है।
कि भाई ये तो सिखा के लाए हैं, उसको पहले से ही विटनेस को बुलाकर बता के लाए हैं कि ये मैं पूछूंगा और ये बता देना। ठीक, इसको लेकर के अगर ऑब्जेक्ट करता है एडवर्स पार्टी तो उस स्थिति में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोर्ट परमिट करता है तो पूछे जा सकते हैं। तो क्या री एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। कब पूछे जा सकते हैं? जब कोर्ट परमिट करे। और कब नहीं पूछे जाएंगे? जब कोर्ट परमिट ना दे और जो एडवर्स पार्टी है वो ऑब्जेक्ट कर रही हो तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो क्या कहा गया सेक्शन 142 में कि लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो कब पूछे जा सकते, कब नहीं पूछे जाएंगे? वो एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में। ये दोनों कौन करता है? ये दोनों कौन करता है? ये दोनों वो पक्षकार करता है जो उसको बुलाता है विटनेस को। तो अगर ऑब्जेक्ट कर दिया है एडवर्स पार्टी ने तो एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोर्ट क्या कर देता है? परमिट कर देता है, अल्टीमेट जो डिसीजन है वो कौन लेगा? डिसीजन मेकर कौन है कि लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाए या ना पूछे जाए? वो कोर्ट है, सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है भाई, पार्टी पूछ रही है, दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया, ये तो सिखा के लाए हैं, पूछ रहे हैं, ऐसा अलाउ मत कीजिए। ठीक है, या ऑब्जेक्ट करता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को अलाउ नहीं करना चाहिए न्यायालय को, तो न्यायालय कहेगा ठीक है ना पूछो। और फिर भी न्यायालय को ठीक लगता है, ठीक है पूछो। तो अल्टीमेट तय कौन करेगा? न्यायालय तय करेगा। ठीक है, और किसमें नहीं पूछे? क्रॉस एग्जामिनेशन की बात नहीं आई। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ऑब्जेक्ट करे, जिसने बुलाया है कि भैया आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो क्या मना कर सकता है? नहीं। लेकिन री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन क्योंकि जिसने बुलाया है वो पूछ रहा है, दूसरा पूछे तो कोई बात ही नहीं। जिस पक्षकार उसका एडवोकेट पूछ रहा है, उसका काउंसिल पूछ रहा है। ठीक है, तो धारा 142 से कहती है कि जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में अगर दूसरे पक्षकार ऑब्जेक्ट कर देता है तो नहीं पूछे जाने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर न्यायालय परमिट दे देता है, न्यायालय मत दे देता है, तो उस स्थिति में पूछे जा सकते हैं। वहीं पर सेक्शन 143 अगर पढ़ोगे, सेक्शन 143 क्या कह रहा है कि भाई एग्जाम में जो लीडिंग क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, वो में बी आस्क्ड। इंपॉर्टेंट बात कि भाई पूछे जा सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन कहां पे? क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या कि भाई वो पूछना चाहे तो पूछे और जो नहीं पूछना चाहे तो ना पूछे। अब ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि लीडिंग क्वेश्चन पूछे ही जाने चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में, लेकिन उसका अधिकार है कि वो चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है। ऐसा अधिकार एडवर्स पार्टी को दिया गया है। अब उस अधिकार का वो उपयोग करता है या नहीं करता है, ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा, उस एडवोकेट या उस काउंसिल की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना चाह रहा है या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 144 में। सेक्शन 144 कह रहा है एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, तो ये अलग बात है, इसको थोड़ा सा अलग से समझेंगे। तो ये लीडिंग क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, 3 प्रोविजंस। क्रॉस एग्जामिनेशन की जब हम बात करेंगे तो 138, 137 में क्रॉस एग्जामिनेशन का जो आया ही आया है, 138 में ऑर्डर बताया गया कि सेकंड नंबर पर क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा एग्जामिनेशन चीफ के बाद, और 139 में जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो विटनेस नहीं है। 140 क्या कह रहा है कि 140 में क्या कहा जा रहा है? क्रॉस एग्जामिनेशन कैरेक्टर से संबंधित पूछा जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं पूछा जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है कैरेक्टर का साक्ष्य देने वाले व्यक्ति का, किया जा सकता है, किया जा सकता है। धारा 140 में किया जा सकता है। और धारा 145 क्या करे? प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कहां पे? क्रॉस एग्जामिनेशन में कंट्राडिक्ट भी किया जा सकता है। और 146 कह रही है कि लॉफुल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 144 की, जो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर की, थोड़ा सा अलग है।
क्या कह रही है भाई धारा 144? एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग एनी विटनेस में बी आस्क्ड while under examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence. सेक्शन 91 याद कर लेना, 92 याद कर लेना यहाँ पर जब इसको पढ़ रहे हो 144 को, और वहां पर हमने इसका उल्लेख भी किया था 91 और 92 जब पढ़ाया था 144। Any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of explanation। क्या लिखा गया है कि a witness may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of the documents if such statements are in themselves relevant। और यहां पर एक illustrations भी दिया गया है। C deposes that he heard A say to D, B wrote a letter accusing me of theft and I will be revenged on him. This statement is relevant as showing A's motive or for the assault and evidence may be given of it, though no other evidence is given about the। अब जो धारा 144 है वो कह जा रही है, सामान्य सी बात कह रही है कि जब हमने धारा 91 और 92 को पढ़ा था तो उसमें 91 और 92 में क्या बताया गया था कि भाई अगर कोई बात डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है तो डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब उस बात को ओरली कहने का कोई मतलब नहीं है, और वही बात यहां पर कही जा रही है कि भाई अगर आप कोई बात डॉक्यूमेंट पे लिखी है और वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव नहीं किया गया तो आप उसको ओरली नहीं कह सकते। इसको लेकर के कौन कर सकता है? एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है, ऑब्जेक्ट कर सकती है कि भाई पहले आप उसको प्रूव करो फिर आप ये ओरल एविडेंस दो, या आप डॉक्यूमेंट पहले लेकर के न्यायालय के सामने आओ तो आप उसको प्रूव करो। ये भी धारा 144, 144, 90, सेक्शन 91 और 92 की सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है, यानी 91 और 92 की ही बात को वो आगे कंटिन्यू कर रही है, आगे बढ़ा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रिलेटेड किससे है? कॉन्ट्रैक्ट से, ग्रांट से या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से, और ये तीनों टर्म प्रयोग किए गए हैं कहां पर? सेक्शन 91 और 92 में। ठीक है, ये तीनों टर्म आएंगे। ठीक, वेयर अ विटनेस इज अंडर एग्जामिनेशन ही मे बी आस्क्ड वेदर ए कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अबाउट व्हिच ही इज गिविंग एविडेंस वाज नॉट इन राइटिंग। क्या वो लिखित में नहीं है? और अगर लिखित में है तो पहले वो प्रूफ करो, बाद में ओरल बोलना। ठीक है, उससे पूछा जा सकता है इफ ही सेज यस देन द अपोजिट पार्टी में ऑब्जेक्ट टू सच ओरल एविडेंस बीइंग गिवन बाय द विटनेस until the original is produced or until the party producing the witness is entitled to give secondary evidence, या तो वो secondary evidence देने के लिए competent हो। ठीक है, अगर किसी से ये पूछा जाता है कि आप जो ये बात कह रहे हो, ये जो साक्ष्य देने आए हो, ये साक्ष्य जिससे के देना है क्या वो कहीं लिखित में है? वो कहता है हाँ लिखित में है, तो एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि भाई जब लिखित में है तो लिखित वाला प्रस्तुत करो, आप बाद में बोलना, पहले तो लिखित वाला दो। ठीक है, आप बाद में देना, या तो आप ये बता दो कि भाई आपको सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अलाउ किया गया है, और सेकेंडरी एविडेंस कब अलाउ किया जाएगा? जब सेक्शन 65 एप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन 65 में वो कंडीशंस बताई गई है जब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो या तो आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कॉम्पिटेंट हैं तो ही आपको अलाउ किया जाएगा कि भाई आप इस प्रकार से बिना डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किए हुए ही ओरल एविडेंस दे सको। ये वाली बात सेक्शन 144 में कही गई। ठीक है, तो जनरल कोई विशेष बात नहीं है। 91, 92 और 144 को साथ में पढ़ना, और वहां पे उसने बताया भी था इसको जब हमने पढ़ाया। अब आगे कंटिन्यू करो, 145 हमने पढ़ लिया, 146 हमने पढ़ ही लिया। अब अगली सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 147। सेक्शन 147 क्या कह रही है? सेक्शन 147 बेसिकली कह रही है व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। कब जो है एग्जामिनेशन के समय
कि कंपेल किया जाएगा, उसको बाध्य किया जा सकता है कि वो आंसर दे, वो रिप्लाई दे। कौन सी स्थिति में होगी? ऐसा जनरली तो बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 147 क्या कह रही है? व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू ए मैटर रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 शैल अप्लाई। क्या बात आ गया? अब इसके लिए हमको 132 भी देखना पड़ेगा। 132 हमने देखा भी था, पढ़ा भी था। कोई बताएगा 132 में क्या था? कल की क्लास में इसको जिक्र किया था 132 का। इसमें कहा गया धारा 147 में कि जब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैटर जो सामने है या जो सूट है, जो प्रोसीडिंग्स है, उससे रिलेवेंट है, ठीक, और उस स्थिति में क्या होगा? धारा 132 के जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे। धारा 132 क्या कह रही है भाई? धारा 132 जब देखोगे 132, विटनेस नॉट एक्सक्यूजेड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। धारा 132 यही कह रही है कि अगर कोई बात कहने से वह व्यक्ति अपराधी साबित हो जाएगा, यानी वह आंसर उसको अपराधी बना देगा, तो उस स्थिति में उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा कि वो उसका आंसर न दे। बस उसके ऊपर क्या कहा गया कि अगर वो झूठ बोलता है, झूठा साक्ष्य देता है, तो झूठे साक्ष्य का मुकदमा या प्रोसिक्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन उस बात के लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। ये बात कही गई 132 में। अब उसी को कंपेल कराया गया सेक्शन 147 में। कहा गया कि भाई अगर उसको लगता है, जनरली क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने कोई बात जब उसको अपराधी बनाएगी तो उस प्रश्न का उत्तर क्यों देगा? वो क्यों बताएगा कि मैंने यहां उसके साथ मिलकर फला फला अपराध किया था, या वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत सारे कांड किए हैं, ऐसा क्यों बताएगा वो? तो 147 में उसको बाध्य किया जा सकता है। क्यों बाध्य किया जा सकता है? क्योंकि भाई आपको हम प्रोटेक्शन 132 में दे ही रहे हैं, आपको जब हम बचा रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप बस सच बोलिए क्योंकि सूट से रिलेटेड मामला है। भाई एक ही स्थिति में हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे जब आप झूठा साक्ष्य दोगे, झूठ बोलोगे। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो हम आपके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। 132 आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए 147 में हम आपको क्या कर रहे हैं? कंपेल कर रहे हैं कि आप आंसर दीजिए। और उसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट है कि द आंसर मस्ट बी रिलेटेड टू द मैटर। ठीक है, जो मामला सामने चल रहा है, मैटर जो सूट है, जो प्रोसीडिंग्स है, उस आंसर का रिलेवेंसी होनी चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए उस सूट या उस प्रोसीडिंग से, तो ही कंपेल किया जाएगा। और कंपेल किया जाएगा तो जो कंडीशंस है, जो एग्जम्पशंस है, या यूं कह रहे हैं कि जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, वो 132 वाले प्रोटेक्शन उसको एज इट इज अवेलेबल रहेंगे, वो उसको मिलते रहेंगे वो प्रोटेक्शन। ठीक, 147। अब 147 में अगर हम बात करें, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसको देखना। एक बात तो 132 वाली प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, और वो मामले से संबंधित होना चाहिए, तब उसको कंपेल किया जाएगा। लेकिन एक बात है, it may be directly relevant in its bearing on proving or disproving the very merits of the points in issue। इंपॉर्टेंट बात कि उस एविडेंस देने से उस केस पर, उसकी केस के कंक्लूजन पर प्रभाव पड़ रहा हो, और वो प्रभाव डायरेक्टली पड़ रहा हो, प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा हो। जैसा आपने बताया ना, कंडीशन प्रेसिडेंट रिलेटेड विद द मैटर इन इशू। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेकेंडली वेयर द क्वेश्चंस आर पुट नॉट टू प्रूव और डिस्प्रूव अ पॉइंट इन इशू बट मेनली टू रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर। ठीक है, तो हो सकता है वो डायरेक्टली उस सूट और प्रोसीडिंग से रिलेटेड ना हो, लेकिन उस स्थिति में जो पार्टीज हैं उनके कैरेक्टर को स्पष्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी बात कह रहे हो जो डायरेक्टली रिलेवेंट ना हो लेकिन इनडायरेक्टली रिलेवेंट हो जाए। तो ये डजंट मैटर कि 147 के
प्रोविजंस जो है, जो कंपेल कराया जाएगा, कंपेल उस समय कराया जाएगा जब वो रिलेवेंट होगा। अब वो रिलेवेंसी डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, सेक्शन 147 में इतनी बात आगे अब हम देखेंगे सेक्शन 148। 148 जब हम बात करेंगे तो 148 का जो संबंध है 147 से है। ठीक है, सेक्शन 148, 149 और 150 ये जो तीन प्रोविजंस हैं, ये जो तीन सेक्शंस हैं, इनका संबंध किससे है, इनकी कनेक्टिविटी किससे है, सेक्शन 147 से है। तो अब जब इनको हम पढ़ेंगे तो धारा 147 हमको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई क्या धारा 147 में क्या कहा गया। तो धारा 147 क्या कह रहा है, धारा 148 कह क्या रहा है, पहले इसको देखें, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या। 148 सेक्शन 148 क्या कह रहा है कि कोर्ट टू डिसाइड when question shall be asked and when witness compelled to answer। ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड न्यायालय करेगा। क्या कि भाई जब वो कन्विक्ट करेगा उसको तो वह आंसर कब पूछा जाएगा और कंपेल करना है या नहीं करना है ये न्यायालय डिसाइड करेगा। पढ़ लो 148 को, 148 को पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा गया, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर not relevant to the suit or proceedings except in so far as it affect the credit of witness by injuring his character। ठीक है, जैसा हमने बताया इनडायरेक्टली करेक्टर वाली बात भी आ जाएगी। द कोर्ट शैल डिसाइड का मतलब क्या, कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू डिसाइड क्या, वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट एंड मे if it thinks fit warn the witness that he is not obligated to answer it in exercising its discretion, the court shall have regard the following considerations। क्या कहा गया, धारा 148 कह रही है 147 के तहत अगर इनडायरेक्टली वाले पार्ट में वो करेक्टर से संबंधित है, विटनेस के करेक्टर पार्टीज जो हैं, पार्टीज की करेक्टर या क्रेडिबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली यानी कनेक्ट हो रहा है मैटर इन इशू से, तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कोर्ट के पास ये सोल डिस्क्रिप्शन है, सोल अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे कि उसको कंपेल किया जाना है या नहीं किया जाना है। और कंपेल अगर उसको कंपेल किया जाना है या बाध्य किया जाना है आंसर देने के लिए, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन भी है। डिस्क्रिप्शन भी है क्या कि वो उसको वार्न कर सकता है, चेतावनी दे सकता है अथवा नहीं भी दे सकता है। कोई ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि चेतावनी दे कि भाई आप ऐसा करोगे, ठीक है, तो आप ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हो, ऑब्लिगेट नहीं हो। ठीक है, ऐसी चेतावनी वो दे सकता है, कह सकता है कि भाई आप फिर भी कहना चाह रहे हो तो करो। इस प्रकार की जो बात की गई है वो सेक्शन 148 में कहा गया, उसके पास ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। और पहले वाले ग्राउंड में कि फोर्स करना है तो वो उसके पास क्या है, वो उसके पास अथॉरिटी है, वही कर सकता है। अब कौन सी कंसिडरेशन को फॉलो किया जाएगा, कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है जो सेक्शन 148 में की गई। 4 बातें हैं, क्या क्या भाई, सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर, उचित होने चाहिए। If they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the courts as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies। वो जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर है और उस क्वेश्चन से ये तय हो जाएगा, भाई न्यायालय को ये समझ में आ जाएगा कि वो जो विटनेस है दूसरा वाला, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। ठीक है, क्या वो विश्वसनीय है या नहीं है, न्यायालय को ये समझ में आ जाए तो ही वो कंपेल करेगा। ऐसा एक केस भी हुआ था, एक केस हुआ था, केस का नाम था प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1975। प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1975 क्रिमिनल लॉ जर्नल है, क्रिमिनल लॉ जर्नल का केस है। इसमें ये कहा गया कि भाई क्रॉस जो 148 के प्रोविजन है कि द प्रोसिक्यूट्रिक्स मे बी क्रॉस एग्जामिनेड एज टू हर कनेक्शन नॉट ओनली विद द एक्यूज्ड बट विद अदर। ठीक है, जो अभियोक्त्री है उसका जो संबंध है, ठीक है, उसका जो संबंध है वो एक्यूज्ड के साथ किसी और व्यक्ति के साथ भी है, इस प्रकार के क्वेश्चंस उससे
पूछे जा सकते हैं सेक्शन 148 में। ठीक है, कौन सा केस था? प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल लॉ जर्नल का केस है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जर्नल का केस है। इसमें कहा क्या गया था? वही बात कही गई थी, गवर्नमेंट ने बताई कि जो अभियोक्त्री है उसका संबंध जो एक्यूज्ड है उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति के साथ था, इस बात को कहने के लिए उसको कंपेल किया जा सकता है। और जब कंपेल किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 147 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, और डिसाइड कौन करेगा कंपेल करना है नहीं करना है? तो 148 में कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है सेक्शन 148 में जो पढ़ोगे, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। अगर ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं जिसका कंपेल किया जाना है, जिसका आंसर देने के लिए, अगर ऐसे क्वेश्चन क्या है इम्प्रॉपर इफ द इम्प्यूटेशन which they convey relates to matters so remote in time or of such a character that the truth of the imputation would not affect or would affect in slight degree the opinion of the courts as to the credibility of witness on the matters to which he testifies। क्या मतलब है इसका? कि अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके आंसर देने के लिए उसको बाध्य किया जाता है कि उस क्वेश्चन से कोई जो तर्क है, सच है, ठीक है, उस प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मतलब कोई सच निकल के सामने नहीं आ सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, सच निकल के सामने नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन इम्प्रॉपर है और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए न्यायालय क्या करेगा? कंपेल नहीं करेगा, बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। एक इंपॉर्टेंट केस है गुलाम मुस्तफा का, ये इससे रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा इंपरर वर्सेस गुलाम मुस्तफा 1904। ठीक है, इसमें एक बात कही गई थी जो महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में। क्या कि किसी व्यक्ति का अगर कन्विक्शन जो है वो 30 वर्ष पहले हुआ था और वो 30 वर्ष पहले हुआ कन्विक्शन क्या वर्तमान मामले में उसकी क्रेडिबिलिटी को किसी भी प्रकार से तय कर सकता है? तो इस केस में ये कहा गया इतना पुराना मामला जो है ये इम्प्रॉपर क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा और ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि 30 साल पहले का मामला है, 30 साल पहले कन्विक्शन हुआ था, वो आज क्या है, आज के संदर्भ में वो किसी भी प्रकार से उसकी क्रेडिबिलिटी को भाई हो सकता है 30 वर्ष पहले उसको सजा दी गई हो और बाद में वो सुधर गया हो। ठीक है, और अगर कोई हाल ही का मामला है तो माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है। तो ये वाली बात इस वाले केस में यही कहा गया, अगर 30 साल पहले वो अपराधी बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, वो अपराधी ठीक है अपराधी था या नहीं था, इसके विषय में कोर्ट ने कोई दिया था, उसके विषय में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे इम्प्रॉपर क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, ये सेकंड वाली कैटेगरी में आते हैं जो सेक्शन 148। थर्ड क्या कह रहा है? सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज ए ग्रेट डिस्पोर्शन between the importance of the imputation made against the witness character and the importance of his evidence। क्या मतलब है इसका? ऐसे प्रश्न भी अनुचित हैं यदि वो साक्षी के सील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अनुपात है। इसका क्या मतलब है? क्या समझ में आया? कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, वहां पूछने का मतलब नहीं है, मतलब कि वो जो डायरेक्टली वाली बात की थी ना सेक्शन 147 में
इनडायरेक्टली वाली, वो इनडायरेक्टली वाली कैटेगरी में भी नहीं आते हैं तो उस स्थिति में उनको पूछे जाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है इम्प्रॉपर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और एक चौथा क्या कह रहा है कि द कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर द इन्फरेंस दैट आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। वही अभी जो प्रिजम्पशंस हमने बात की थी, सर्टेन 114 जो पढ़ाया था सेक्शन 114, तो उसमें प्रिजम्पशंस की बात थी कि अगर कोई आंसर देने से मना करता है तो न्यायालय ये प्रिज्यूम करेगा कि वो आंसर उसके लिए क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, वो उसको फंसाएगा अपराध में, इसीलिए वो मना कर रहा है, इसीलिए वो आंसर नहीं दे रहा है। वही बात यहाँ पर फोर्थ में कह दी गई। अगर वो उससे कुछ पूछा गया, वो कहा भाई इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, तो कोर्ट क्या करेगा, क्या अलाउ कर देगा कि भाई आप इससे कंपेल करके पूछ लो, क्योंकि वो प्रिज्यूम क्या कर लेगा, वही तो सेक्शन 114 प्रिज्यूम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है। तो उसमें उसका प्रिज्यूम करेगा कि भाई ये अनफेवरेबल आंसर है उसके लिए, मतलब उसके विरुद्ध जा रहा है, इसलिए वो बोलना नहीं चाह रहा है। ठीक है। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है, उसको पूछा जा सकता है, जैसा कि सेक्शन 148 के 4 में कहा गया। ठीक। अब जो सेक्शन 149 है, 149 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। जब तक कुछ पूछने का आधार ना हो, और वो आधार कैसा होना चाहिए, युक्त आधार, तब तक वो क्वेश्चंस क्या है, पूछे नहीं जाने चाहिए। नो सच क्वेश्चन एज इज रेफरेड टू इन सेक्शन 148। हमने क्या बताया था, सेक्शन 147 की कनेक्टिविटी सेक्शन 148, 149 और 150 से है। इनको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, इनको पढ़ना पड़ेगा तो एक दूसरे से कनेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा। 147 में क्या कहा गया, कंपेल किया जा सकता है, और 148 में क्या कहा गया कि जो इनडायरेक्ट 147 में जो इनडायरेक्ट वाली बात की गई है उससे कनेक्ट है, तो उस स्थिति में कंपेल किया जा सकता है, और उसमें भी ये देखा जाएगा वो क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है या इम्प्रॉपर क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है। वो चार बातें वहां पर सेक्शन 148 में बता दी गई। अब सेक्शन 149 क्या कह रही है, नो सच क्वेश्चन एज इज रेफरेड to in section 148 out to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो सेक्शन 148 में बताए गए हैं, सेक्शन 148 में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, वो जो चार प्रकार की बातें की गई, वो क्वेश्चंस तब तक नहीं पूछने चाहिए जब तक पूछे जाने वाले को यह बिलीव ना हो, ये विश्वास ना हो, ठीक है, कि इसको पूछने का हमारे पास कोई दर्शित कारण है। दर्शित कारण मतलब रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, कि हम बता सके कि भाई हम ये क्यों पूछ रहे हैं। इससे अगर पूछेंगे इसका आंसर आएगा भी तो कैसे हमको इस कोर्ट में इस केस में फायदा कैसे होगा। अगर ये कारण उसके पास नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में उसको क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछने नहीं दिया जाएगा, यानी उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होगा तभी वो इस प्रकार के क्वेश्चंस की बात कर सकता है। अब इसमें 149 से एक्सप्लेनेशन एक प्री के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। ठीक है, 149 में जो एक इलस्ट्रेशन है वो पहला वाला इलस्ट्रेशन और सी वाला इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशन से यहां से क्वेश्चन बनता है। इलस्ट्रेशन क्या है, ए बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और वकील दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत। दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज ए डकैत। एक अटॉर्नी हिंट करता है, ठीक है, एक जो अटॉर्नी है वो या एडवोकेट वकील है वो बैरिस्टर को हिंट करता है कि भाई वो जो अगला विटनेस आने वाला है वो अगला विटनेस डकैत है। उस स्थिति में अगर वो पूछता है कि भाई क्या आप डकैत हो, 147 के तहत क्या आप डकैत हो, 147 के तहत पूछता है, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, उसको बाध्य किया जा सकता है ऐसे आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, किसी ने उसे बताया कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है।
अब उसको ऐसे नहीं अपने काल्पनिक रूप से इमेजिनेशन पता कि भाई वो हो सकता है ये वो, अब पूछ रहा है कि वो रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, वो रीजनेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड का मतलब कैसी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली हो, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हाथ लगा हो, ठीक है, तो उस स्थिति में पूछने की बात की जाएगी। तो ये वाला इलस्ट्रेशन, इसके चारों इलस्ट्रेशन जो है वो ठीक से पढ़ लेना, ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा क्या है, अ प्लीडर इज इन्फॉर्मेड बाय अ पर्सन इन कोर्ट दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डकैत, द इन्फॉर्मेंट ऑन बीइंग क्वेश्चनड बाय द प्लीडर गिव्स सैटिस्फैक्टरी रीजंस फॉर हिज स्टेटमेंट, दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डकैत। कि भाई उसको किसी ने बताया और जब बताया वकील एडवोकेट को तो उसने पूछा कि भाई आपको कैसे लगा ये डकैत है, कैसे पता चला आपको डकैत है, तो वो बता रहा था कि मैंने उस केस में इसका कन्विक्शन हुआ है या मुझे जानकारी है रीजनेबल सोर्स से, सोर्स के बारे में जब बताता है तो विश्वास कर लेगा कि भाई हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली सी बात इलस्ट्रेशन क्या कहा, अ विटनेस टू whom nothing whatever is known, एक ऐसा साक्षी है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता आगे पीछे का, इज आस्क्ड एट रैंडमली उससे पूछ लिया गया वेदर ही इज अ डकैत, वेदर ही इज डकैत, देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर वो क्या हो गया, उसके दिमाग की उपज है, प्रोजेक्शन है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक वो है कि वो डकैत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता ग्राउंड नहीं है ऐसा करने का। तो जब तक किसी रिलायबल सोर्स से कोई जानकारी ना मिल जाए तो किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन से संबंधित या क्रेडिबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। वो बात कहां पे की गई है, सेक्शन 149। रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहां से। डी इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, अ विटनेस ऑफ whom nothing whatever is known being questioned as to his mode of life and means of living gives unsatisfactory answers, this may be reasonable ground for asking him if he is a डकैत। बहुत प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है ये, कि होता है कि कुछ लोग होते हैं दिखाई पड़ते हैं करते कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत खर्च करते हैं, बहुत पैसा उनके पास आता है। रीजनेबल डाउट एग्जिस्ट होता है उस समय क्या कि ये कोई तो ऐसा काम कर रहे हैं जो ठीक है लीगल कैटेगरी में नहीं आएगा, इलीगल। तो वही बात यहां पर कि अगर किसी व्यक्ति ने रैंडमली उससे पूछ लिया कि भाई आप, ठीक है, इसमें क्या कहा गया सेक्शन 149 का डी में क्या कहा गया कि भाई जिसके बारे में कुछ नहीं पता है उसके बारे में पूछा गया कि भाई आप कैसे जीवन जीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, ठीक, और आप कैसे कमाई कैसे करते हैं, अब उसके बारे में वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, या बता रहा है तो ऐसा बता रहा है जिससे डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो उस स्थिति में भी क्या किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है। 147 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए। 147 में कंपेल किया जा सकता है, 148 में कब कंपेल किया जाएगा, जब इनडायरेक्टली वाली बात की गई 4 प्रकार की बातें बता दी गई, और 149 में जब पूछा जाएगा कंपेल भी किया जाएगा तो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता हो पूछने का, तभी पूछे जाने चाहिए और ना पूछे नहीं जाने चाहिए। अब एक 147 से रिलेटेड एक प्रोविजन और है सेक्शन 150, वो क्या कह रहा है, सेक्शन 150 कह रहा है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। अगर बिना रीजनेबल ग्राउंड, जो 149 में रीजनेबल ग्राउंड की बात की गई है, और बिना रीजनेबल ग्राउंड के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब क्या होगा, तब प्रोसीजर क्या होगा कोर्ट का। तो कह रहा है सेक्शन 150 कह रही इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, it may discretion if it was asked by any barrister, pleader, वकील or attorney, report the circumstances of the case to the high court, ठीक है, or other authority to which such barrister, pleader, वकील, attorney is subject to exercise his positions। other authority का मतलब क्या, बार काउंसिल, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो आ रहा है उसको रिपोर्ट करेगी कि भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिना सर पैर के क्वेश्चन पूछ रहे थे एग्जामिनेशन करते समय, ठीक है, यानी उसकी रिपोर्ट करेगा। सामान्य अर्थों में कह रहे हैं अगर कोई लीडर, बैरिस्टर या एडवोकेट अनरीजनेबल क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार के जिनके लिए 147 एप्लीकेबल होगी, फोर्स किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है, उस स्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है,
मेन शब्द याद रखना, इसका डिस्क्रिशन है, वो रिपोर्ट करेगा। वो किसको रिपोर्ट कर सकता है? हाई कोर्ट को कर सकता है या कंसर्न बार को कर सकता है। भाई इनका लाइसेंस रद्द किया गया, जो भी वो कहे। और ऐसा करने के लिए वो मैंडेटरी नहीं, वो करेगा ही करेगा। ऐसा करने का उसका डिस्क्रिशन है। मे शब्द का मतलब कि उसको डिस्क्रिशन है, वो कर भी सकता हो नहीं भी कर सकता, उसको ठीक लगता है चलो हटाओ, पूछ लिया होगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए जब हम सेक्शन 147 को पढ़ेंगे तो 147 के साथ 148, 149 और 149 रीजनेबल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। 150 जब रीजनेबल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अनरीजनेबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब रिपोर्ट हो सकती है। किसको रिपोर्ट होगी? हाई कोर्ट को होगा या कंसर्नेड अथॉरिटी को हो सकती है, कंसर्नेड बार को हो सकता है, ठीक है। 149 रीजनेबल। और 148 क्या कह रहा है कि भाई जो इनडायरेक्ट वाली बात पकड़ी थी हमने 147 में, करेक्टर से रिलेटेड, क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए तो उस स्थिति में 148 में 4 बातें बता दी गई, कब प्रॉपर होंगे, करेक्ट प्रॉपर, ठीक है।